वेलकम बच्चों। हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों हम लोग जानते हैं कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाना तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है और उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सब्सटेंस में से हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ध्यान ये देखना है बच्चों कि अक्सर हमारे एवरीडे लाइफ में अगर देखा जाए तो हमारे अराउंड चारों तरफ ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं और उसका सीधा प्रभाव हमारे एवरीडे लाइफ पर पड़ता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दो तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ब्रीफली, जो कि एक है आपका कोरोजन और दूसरा है आपका रैंसिडिटी। रैंसिडिटी एंड कोरोजन ये हमारे अराउंड अक्सर देखने को मिलता है। एक एक करके जानेंगे कि कोरोजन क्या है, रैंसिडिटी क्या है, इनका हमारे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इनका जो असर है हमारे एवरीडे लाइफ पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? देखो बच्चों, कोरोजन बहुत सिंपल है, सिर्फ इसकी मीनिंग को समझ लीजिए, डेफिनेशन अपने आप हम लोग खुद बना लेंगे। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्लोली धीरे धीरे मेटल्स को इट किया जाता है, धीरे धीरे मेटल्स बर्बाद होते जाता है, मतलब खाया जाता है। कैसे बर्बाद होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल धीरे धीरे ईट अप किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ सम एटमॉस्फेरिक गैसेस। कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस के एक्शन की वजह से जो मेटल के सरफेस पर होता है और जो है वो मेटल को कन्वर्ट कर दिया जाता है, मेटल कन्वर्ट हो जाता है या तो ऑक्साइड में, या तो कार्बोनेट में, या तो सल्फाइड में। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कौन एटमॉस्फेरिक गैसेस है? कुछ ऐसे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जो मेटल से कंबाइन करके, रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं और वही न्यू सब्सटेंस धीरे धीरे कोरोड करते जाता है मेटल को, धीरे धीरे खाते जाता है मेटल को। और वो एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑल्सो वाटर वेपर। वाटर वेपर भी है। तो कोरोजन का डिफिनेशन पहले लिख लिए। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ eating up of metals due to corrosion is the process of slowly eating up, लिख देते हैं बच्चों, धीरे धीरे slowly eating up of metals due to the action of some atmospheric gases like oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide and water vapors on the surface of metals so as to convert the metals into oxides, carbonates, sulfides, etc.
अब जरा इस डिफिनेशन का मीनिंग समझिए आप अच्छे से। द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, मेटल्स को स्लोली ईटिंग अप करने का प्रोसेस किसके कारण, किसके एक्शन के कारण, कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस के एक्शन के कारण, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर। कहां पर एक्शन? एटमॉस्फेरिक गैस का एक्शन कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, मेटल्स के सरफेस पर, ताकि वो मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि मेटल्स या तो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वेरी सिंपल बच्चों, कोरोजन क्या है? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को स्लोली ईट अप किया जाता है। किसके वजह से? कुछ एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर। और ये जो ईट अप का जो एक्शन होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस का, वो कहां पर होता है? मेटल के सरफेस पर, मेटल के सरफेस पर एक्शन होता है। और मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटल कन्वर्ट हो जाता है अपने कार्बोनेट्स में, या अपने ऑक्साइड्स में, या फिर अपने किस में? ये देखिए कार्बोनेट्स में, सल्फाइड्स में, या फिर ऑक्साइड्स में। और एक एग्जांपल जब हम लोग देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों की कोरोजन जो है वाकई इसमें मेटल जो है या तो ऑक्साइड में बदल जाता है, या सल्फाइड में बदल जाता है, या फिर कार्बोनेट में बदल जाता है। सो कोरोजन is very simple, it has very simple definition. It is the process of slowly eating up of metals due to the action of some atmospheric gases like carbon dioxide, oxygen, hydrogen sulfide, water vapors on the surface of the metal, so as to convert them into oxides, metal into oxides, कार्बोनेट, सल्फाइड एक्सेट्रा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोरोजन के एग्जांपल देखते हैं। कोरोजन का अगर एग्जांपल देखें बच्चों, तो सबसे सिंपल एग्जांपल, सबसे कॉमन जो है दैट इज रस्टिंग। यस, रस्टिंग। रस्टिंग इज द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग या फिर कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन। रस्टिंग जिसे जंग कहते हैं हम लोग, लोहे में जंग लगना, यानी कि लोहे का कोरोजन होना, आयरन का कोरोजन। वेरी सिंपली हम लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा बच्चों कि जब किसी आयरन आर्टिकल को, मतलब आयरन से बना हुआ कोई चीज, यानी कि आयरन पीसेस, जब किसी आयरन आर्टिकल को एक्सपोज कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है मॉइस्ट एयर में फॉर ओवर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए अगर हम लोग एक्सपोज कर देते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि आयरन के ऊपर एक कवर चढ़ जाता है, रेड ब्राउन कलर का एक कवर चढ़ जाता है, रेडिश ब्राउन, जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं। और वो नॉन स्टिकी होता है, यानी कि वो आयरन के ऊपर कवर जो लग जाता है रेडिश ब्राउन, वो स्टिकी नहीं होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि फॉल डाउन करता है, गिरने लगता है, फिर आयरन एक्सपोज हो जाता है, फिर जो है रस्टिंग होता है। ये रस्टिंग कैसे होता है ये देखते हैं। जब आयरन एक्सपोज हो जाता है, व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड, when iron is exposed to moist air, जब आयरन मॉइस्ट एयर में एक्सपोज हो जाता है फॉर ओवर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, तो जब आयरन मॉइस्ट एयर में लंबे समय तक एक्सपोज हो जाता है, तो मान लो बच्चों कि ये आयरन है, आयरन का कोई आर्टिकल है, ये आयरन का पीस है, तो ये आयरन का जो सरफेस है, तो इसके सरफेस पर चारों तरफ से आप बताओ एटमॉस्फेरिक गैसेस तो इसके कांटेक्ट में रहेंगे, एयर में है,
तो एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद होता है और एयर में वाटर वेपर भी मौजूद होते हैं। सो ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स आयरन के साथ कंबाइन करते हैं। एयर में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स आयरन के सतह पर, उसके सरफेस पर कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिससे एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो फिर वो जो नया सब्सटेंस, जो नया कंपाउंड बनेगा, वो इसी सरफेस पर बनेगा, ऊपरी सतह पर, जिसे हम लोग रस्ट करते हैं। अब देखिए रिएक्शन दिखाते हैं आपको। आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड a number of water vapors. These are moist from moist air. ये moist air से ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो है वो आयरन से कंबाइन करता है, तो एक नया सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 NH2। और वो जो नया सब्सटेंस बना है बच्चों, दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब इसको जरा बैलेंस कर ले। यहां आयरन 2 है, यहां आयरन 2 कर लेते हैं, यहां ऑक्सीजन 3 है और यहां पर है 2, सो 3/2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन NH2। यस। अब देखो बच्चों रिएक्शन देखिए कैसे रस्ट बना। आयरन आर्टिकल एयर में मौजूद ऑक्सीजन और नंबर ऑफ वाटर वेपर से कंबाइन किया और कंबाइन करके एक रेडिश ब्राउन, जो कि ब्राउन कलर का नॉन स्टिकी कंपाउंड होता है, जिसे हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। हम लोग इसे ही रस्ट कहते हैं। दिस इज द रस्ट ऑफ आयरन। और इस रिएक्शन को, इस फिनोमिनन को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, यानी कि दिस इज द कोरोजन ऑफ आयरन। और यही हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं, ये धीरे धीरे क्या करता है, मेटल को यानी आयरन को इटअप करते जाता है। और चूंकि ये नॉन स्टिकी होता है तो ये झड़ जाता है, यानी कि गिर जाता है, फॉल डाउन कर जाता है। तो अंदर वाला जो मेटल है यानी कि आयरन, वो फिर से एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, फिर से एयर में एक्सपोज हो जाता है। तो फिर से आयरन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और मॉइस्ट एयर से जो एयर में मौजूद है, तो फिर से हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनता है। फिर वो उस मेटल को ईटअप करते जाता है, फिर वो फॉल डाउन हो जाता है, फिर अंदर वाला आयरन जो है फिर एक्सपोज हो जाता है, फिर एयर से रिएक्ट करता है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स। इस तरीके से धीरे धीरे स्लोली पूरा का पूरा ये जो आयरन है वो खत्म हो जाता है, वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन कैसे होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। When iron is exposed to moist air for over a long time, then oxygen and water vapors present in the air combines with, या फिर यूं कहें कि एक्शन करता है। कहां पर ये दोनों एक्शन करता है, आयरन के सरफेस पर। तो एक न्यू कंपाउंड बनाता है नॉन स्टिकी रेडिश ब्राउन कलर का, जिसे हम लोग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। हाइड्रेटेड इसलिए बच्चों ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए हाइड्रेटेड बोलते हैं। एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड। हमने आपको कोरोजन में बताया था कि मेटल या तो ऑक्साइड में बदल जाता है, या फिर कार्बोनेट में, या फिर सल्फाइड में। आप बताइए, दिस इज द मेटल, आयरन मेटल किस में कन्वर्ट हुआ? देखिए फेरिक ऑक्साइड। आयरन किस में कन्वर्ट हुआ? फेरिक ऑक्साइड में। सो दिस इज द कोरोजन ऑफ आयरन। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम लोग कॉपर की बात करें, कोरोजन ऑफ कॉपर, corrosion of copper. Yes, when copper
is exposed to air for over a long time. जब कॉपर मॉइस्ट एयर में एक्सपोज हो जाता है लंबे समय के लिए, तो कॉपर एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर से कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाता है, जो कि जिसे हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। बेसिक कॉपर कार्बोनेट ये ग्रीन कलर का होता है बच्चों। जब कॉपर को आप मॉइस्ट एयर में छोड़ दोगे बहुत लंबे समय तक, तो आपको क्या दिखाई देगा कि कॉपर में एक ग्रीन कलर का कोट चढ़ने लगता है। कॉपर में एक ग्रीन कलर का कोटिंग डिपॉजिट होने लगता है, धब्बे लग जाते हैं ग्रीन ग्रीन। तो उस ग्रीन कोटिंग को हम लोग, उस ग्रीन कोटिंग को जो कि कॉपर के ऊपर लग जाता है जब वो मॉइस्ट एयर में लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उस ग्रीन कोटिंग को हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी कि CuCO3 CuOH whole 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये बेसिक इसलिए बोला जा रहा है बच्चों, यहां देखो आप, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है ये दो कंपाउंड का मिक्सचर है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड है इसलिए इसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। कैसे बनता है? जब कॉपर मॉइस्ट एयर में लंबे समय तक एक्सपोज होता है, देन copper combines with CO2, carbon dioxide, oxygen and water vapor, and water that is the present in the air from moist air। तो ये moist air में मौजूद होते हैं। तो कॉपर क्या है? कॉपर कंबाइन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर से जो एयर में मौजूद है, तो एक नया कंपाउंड बनता है जो ग्रीन कलर का होता है, दैट इज द कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, जो कि किस कलर का होता है? ग्रीन कोटेड होता है। ग्रीन कोटेड, ये ग्रीन कलर का होता है बच्चों, और ये कॉपर के ऊपर कोटिंग होने लगता है। तो ये ग्रीन कलर का जो डिपोजिशन है, जो कवर चढ़ता है, जो कोटिंग होता है, वो क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, विच इज द मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपर का भी कोरोजन हो जाता है जब वो लंबे समय तक एयर में एक्सपोज होता है। तो ये भी स्लोली, ये भी जो है वो धीरे धीरे हीट अप किया जाता है। इससे कॉपर को क्या होता है? लस्टर जो है वो लॉस कर देता है। कॉपर अपना लस्टर को धीरे धीरे खो देता है और धीरे धीरे डल हो जाता है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कई बार, ये देखा होगा बच्चों आपने कि चांदी यानी कि सिल्वर भी काफी लंबे समय तक एयर में रहने की वजह से, एयर से कांटेक्ट उसका रहता है, तो धीरे धीरे सिल्वर अपना लस्टर खो देता है। और आप देखोगे ब्लैक कलर का उसके ऊपर, तो वो चांदी का जो लस्टर है वो चमक गायब हो जाती है और धीरे धीरे उसमें ब्लैकिश कलर का जो है वो सबस्टांस, उसका जो लेयर है चढ़ने लगता है और वो डल हो जाता है। कैसे? सिल्वर एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से कंबाइन करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से सिल्वर कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, तो एक ब्लैक कलर का न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। Ag2S, यस, S का वैलेंसी 2 होता है, सिल्वर का 1, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है और यही ब्लैक लेयर बच्चों सिल्वर के ऊपर चढ़ जाता है।
जिसके वजह से सिल्वर अपना चमक जो है वो खो देता है और वो हल्का ब्लैक टाइप का दिखाई देने लगता है। यहां पर 2 लगा लेते हैं, H2S सिल्वर सल्फाइड एंड सिल्वर सल्फाइड एंड सिल्वर सल्फाइड एंड वो ये हाइड्रोजन बच रहा है, इसको यहां पर लगा देते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो सिल्वर अपना अपना अपीयरेंस, अपना लस्टर कैसे खो देता है, वो कैसे डल हो जाता है? सिल्वर एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से कंबाइन करके ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बनाता है हाइड्रोजन, और इसी ब्लैक कंपाउंड की वजह से सिल्वर का जो लस्टर है वो खो जाता है, वो लॉस्ट कर जाता है, और सिल्वर सल्फाइड की मौजूदगी की वजह से सिल्वर जो है वो ब्लैकिश कलर का दिखाई देता है। इसके पहले जरा ध्यान दीजिएगा, कॉपर का जो कोरोजन हमने बताया था, तो कॉपर के कोरोजन में कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया था बच्चों? कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हमने आपको बताया था कोरोजन में क्या होता है, या तो मेटल ऑक्साइड में बदलता है, या तो कार्बोनेट में बदलता है, या तो सल्फाइड में बदलता है। तो कॉपर बदल गया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में बदल गया। इसके पहले आयरन वाला ऑक्साइड में बदला था, आयरन कन्वर्ट हुआ था आयरन ऑक्साइड में, यानी फेरिक ऑक्साइड, तो वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अब ये देखिए सिल्वर किस में कन्वर्ट हो गया? अपने सल्फाइड के फॉर्म में। सिल्वर किस में कन्वर्ट हो गया? सल्फाइड के फॉर्म में। तो मेटल अपने सल्फाइड के फॉर्म में, या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज नोन एज कोरोजन। अगर हम लोग कोरोजन की बात करें बच्चों, तो ये कोरोजन की वजह से, स्पेशली रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ आयरन की वजह से बहुत सारे रुपए खर्च होते हैं, बहुत सारे उसकी रिपेयरिंग करने में बहुत सारे मनी जो है वो स्पेंड करना पड़ता है। जैसे कि ब्रिज है, रेलवे ट्रैक्स है, बहुत सारे ऐसे पुल हैं, तो उसे बार बार आयरन जो है वो कंबाइन करके एयर से कांटेक्ट में रह करके वो रस्टिंग का फॉर्मेशन करता है, रस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो जिसकी वजह से जो है वो आयरन कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे ईटअप किया जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए, उसे रिप्लेस करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, या फिर स्टील का भी कोई ऐसा हो तो काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो कोरोजन से बचने के लिए, इस कोरोजन ऑफ आयरन से बचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सबसे पहले अगर आपको आयरन का कोरोजन रोकना है, इफ यू हैव टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन, देन यू विल हैव टू ब्रेक द कांटेक्ट ऑफ आयरन विद द एयर। आपको एयर से आयरन का कांटेक्ट तोड़ना होगा। ना कांटेक्ट होगा आयरन का एयर से, ना रिएक्शन होगा, यानी कि ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा, और ना ही आयरन रस्ट में बदलेगा, यानी आयरन के ऊपर रस्ट नहीं आएगा। तो सर ये आपको ध्यान देना है। तो कोरोजन ऑफ आयरन से बचने के लिए सबसे पहले बाई पेंटिंग, हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं। पेंटिंग करने से आयरन ऑक्साइड के ऊपर एक पेंट का लेयर चढ़ जाएगा, और वो लेयर एयर से आयरन का कांटेक्ट तोड़वा देता है, क्योंकि आयरन के जस्ट ऊपर कौन है? पेंट का जो लेयर है बच्चों, तो वो एयर से कांटेक्ट तोड़वा देता है। नो कांटेक्ट, नो रिएक्शन एंड नो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। दूसरा, हम लोग इसलिए पेंट करते हैं, जनरली आयरन आर्टिकल्स को पेंट करने का सबसे पहला मोटो जो होता है, हमारा जो पर्पस है, वो आयरन आर्टिकल को रस्टिंग से बचाने के लिए होता है। देन आफ्टर सेकंड पर्पस होता है उसे खूबसूरत बनाने के लिए, कि ये कलर कर दिया, वो कलर कर दिया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहला प्रेफरेंस होता है कि आयरन को रस्टिंग से बचाया जाए। दूसरा, बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग। ग्रीजिंग और ऑयलिंग
करने से बच्चों, आप देखे होंगे कि बहुत सारे मशीन के पार्ट्स में ग्रीस वगैरह लगाया जाता है, ऑयल वगैरह लगाया जाता है। ये ग्रीसिंग और ऑयल करने से क्या फायदा होता है कि एयर का कांटेक्ट जो है आयरन से डायरेक्टली नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है कांटेक्ट। सो नो कांटेक्ट, नो रिएक्शन, सो इट इज नेसेसरी टू ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग आयरन पार्ट्स। आयरन के जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उन्हें ग्रीसिंग और ऑयलिंग भी जरूरी है। थर्ड वन, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग बच्चों आपको याद होगा कि गैल्वेनाइजिंग is the most popular method to prevent the corrosion of iron. ये galvanizing क्या है? Galvanizing is the process of depositing a thin layer of zinc over the iron articles, over the surface of the iron. Galvanization is the process of depositing a very thin layer of zinc over the surface of the iron article, so that the contact of iron from air may break. तो इससे क्या होगा कि गैल्वेनाइजेशन से, गैल्वेनाइजिंग करने से क्या होगा कि वो रस्टिंग जो है वो बच जाएगा। वो रस्टिंग से आयरन प्रिवेंट हो जाएगा। तो बाई पेंट वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन बाई पेंटिंग, बाई ग्रेजिंग एंड ऑयलिंग, बाई गैल्वेनाइजिंग। हम लोग ये तीनों प्रोसेस से जो है वो बचा सकते हैं किसको? आयरन को रस्ट लगने से, आयरन के कोरोजन को हम लोग रोक सकते हैं। जनरली अगर देखा जाए बच्चों तो कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कोरोजन उनके लिए अच्छी बात है, मतलब वो काफी कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं। ज्यादातर मेटल्स तो हैं कि वो इटअप हो जाते हैं कोरोजन की वजह से, पर कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कोरोजन अगर उनमें एक बार हो जाए तो फिर फर्दर उनमें दोबारा वो कोरोजन नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है कि जब एल्युमिनियम एयर में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। यस, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बनाता है, और वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर फर्दर जो है वो कोरोजन होने से रोकता है जो एल्युमिनियम के अंदर है। जैसे मान लो बच्चों कि ये एल्युमिनियम का आर्टिकल है, तो ये एल्युमिनियम जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो इसके सरफेस के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन गया। अब यही लेयर प्रिवेंट करता है फर्दर कोरोजन से, दोबारा कोरोजन होने से रोकता है। जो अंदर के एल्युमिनियम है, अंडरनीथ एल्युमिनियम को फर्दर कोरोजन होने से क्या करता है? रोकता है। सो इसके एक बार कोरोजन हो जाने के बाद एल्युमिनियम का दोबारा कोरोजन नहीं होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एल्युमिनियम इज कोरोजन रेसिस्टेंट। ये कोरोजन रेसिस्टेंट है और एल्युमिनियम का एक बार कोरोजन होना जरूरी है ताकि फर्दर कोरोजन ना हो। ये जो लेयर है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ये प्रिवेंट करता है, ये कांटेक्ट तोड़ देता है। एल्युमिनियम के अंदर वाले एल्युमिनियम का कांटेक्ट एयर से तोड़ देता है और फर्दर कोरोजन होने से रोकता है। तो कुछ कोरोजन मेटल्स के काफी हानिकारक होते हैं, काफी लॉस होता है उसमें, और कुछ मेटल के लिए कोरोजन जो है वो फायदेमंद होते हैं, एडवांटेज होता है, वो फर्दर नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा एल्युमिनियम जल्दी कोरोड नहीं होता है, क्योंकि एक बार एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाए तो वो दोबारा ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। हाँ, एक छोटा सा बच्चों मिस्टेक हुआ है, उसे आप ठीक कर लीजिएगा। कोरोजन का स्पेलिंग डबल एस नहीं होता है, सिंगल एस होता है। भाई मिस्टेक लिखा गया है, कोई नहीं, आप उसे सुधार लीजिएगा। अब हम लोग जरा देखें रैंसिडिटी क्या है। रैंसिडिटी आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जिस फूड में फैट या ऑयल होता है, फूड जो कंटेन करता है फैट और ऑयल, ए फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल, तो
अगर ये लंबे समय तक, काफी लंबे समय तक जिस फूड में फैट और ऑयल हो, तो कुछ समय के बाद, मतलब अच्छा खासा समय के बाद, ये इनके अंदर एक बैड स्मेल और बैड टेस्ट आ जाता है। और उसी बैड स्मेल और बैड टेस्ट आने को ही हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग रैंसिडिटी बोलते हैं, और उस फूड को हम लोग रैंसिड बोलते हैं। तो बच्चों, ये फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड में, कंटेनिंग फूड, जिस फूड में फैट और ऑयल होता है, तो लंबे समय तक एक्सपोज रहने से क्या होता है, वो फैट और ऑयल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं बच्चों। यानी कि ऑक्सीजन कंबाइन करके और वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हुए। जो फूड में फैट या ऑयल है, अगर वो लंबे समय तक है, तो लंबे समय तक वो धीरे धीरे फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यानी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और यही ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो नया कंपाउंड बनता है, जो नया कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड वोलाटाइल नेचर का होता है, जिसका बैड स्मेल होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, व्हाट इज रैंसिडिटी। फूड और ऑयल कंटेनिंग फूड में उस फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना रैंसिडिटी कहलाता है। लंबे समय तक अगर वो फूड रहे तो फैट और ऑयल जो मौजूद होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जो फूड में मौजूद है फैट और ऑयल, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो नया कंपाउंड बनता है, वो नया कंपाउंड वोलेटाइल नेचर का होता है, जिसका बैड स्मेल आता है और जिसके वजह से उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है। तो इस तरीके से वो फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है, वो फूड बेकार हो जाता है। तो हम लोग इस फिनोमिनन को रैंसिडिटी बोलते हैं। और जो फूड, जिस फूड में फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हुआ है, उस फूड को हम लोग रैंसिड बोलते हैं। फिनोमिनन इज रैंसिडिटी एंड द फूड दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रैंसिड। उसे हम लोग रैंसिड बोलते हैं। ये चिप्स वगैरह या फिर बहुत सारे ऐसे फैट और ऑयल वाले फूड जो होते हैं, ये काफी लंबे समय के बाद बच्चों इसमें बैड टेस्ट और स्मेल आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो फूड क्या हो गया, रैंसिड हो गया। बट वो जो फिनोमिनन है जिसमें वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कौन ऑक्सीडाइज्ड, कौन हुआ, फैट या ऑयल जो फूड में मौजूद है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो नया कंपाउंड बना, वो नया कंपाउंड का स्मेल बैड होता है, जिसकी वजह से उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज रैंसिडिटी। तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? रैंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल प्रेजेंट इन ए फूड। किसी फूड में फैट और ऑयल जो मौजूद होता है, उनका जो ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज नोन एज रैंसिडिटी एंड द फूड इज नोन एज रैंसिड। और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। तो रैंसिडिटी से बचाने के बहुत सारे तरीके भी होते हैं, बहुत सारे तरीके यूज किए जा सकते हैं, बहुत सारे वेज में है। जैसे कि आप कैसे रोक सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। बच्चों, रैंसिडिटी का आप डेफिनेशन खुद लिख लेंगे, बहुत सिंपल है। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट इन ए फूड इज नोन एज रैंसिडिटी। ओके, और फूड को क्या बोलते हैं? रैंसिड। एक मिनट। तो रैंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है बच्चों? ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फूड स्टफ को पैकिंग करते समय उसमें मिला दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीडेशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है।
दैट मीन्स कि स्लो हो जाता है, तो वो काफी लंबे समय तक चलता है, काफी लंबे समय तक वो चलता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट डालने से ऑक्सीडेशन काफी स्लो हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। दूसरी बात, वैक्यूम पैकिंग। जब जिस फूड में फैट या ऑयल होता है, तो जब उसे पैक किया जाता है, तो पैकिंग करने के दौरान जिस कंटेनर में वो रखा जाता है, उस कंटेनर को सील करने से पहले, पैक करने से पहले, उसके अंदर से सारे एयर को इवैक्यूएटेड कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है सारे एयर को, ताकि ऑक्सीजन उसमें मौजूद ना रहे। सो नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीडेशन, ना ही ऑक्सीजन होगा, ना ही फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होगा। तो वैक्यूम भी पैकिंग होता है। वैक्यूम पैकिंग सारे एयर को बाहर निकाल दिया जाता है सील मारने से पहले, पैक करने से पहले। थर्ड वन, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अगर कोई फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल है, तो उसे जब पैक किया जाता है, तो एयर के जगह पर एयर निकाल के उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। जैसे कि चिप्स, जो आप चिप्स खाते हैं, उसमें एयर निकाल के उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है। नाइट्रोजन स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ये जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, तो लंबे समय तक जो है वो चिप्स वगैरह चलता है। तो एयर को रिप्लेस करके नाइट्रोजन भी डाल के हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं रेसिडिटी को। एंड फोर्थ वन, रेफ्रिजरेशन। कुछ फूड स्टफ्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग रोज अपने रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में इतना लो टेम्परेचर होता है, तो ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अपने आप जो है वो काफी स्लो हो जाता है। सो वो फूड ऑक्सीडाइज्ड जल्दी नहीं होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर इतने लो होते हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट टेम्परेचर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड स्टफ। ऑक्सीडेशन जो है वो फैट और ऑयल का स्लो हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिस वजह से रैंसिडिटी को रोका जा सकता है। और इसी के साथ बच्चों आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस समाप्त होता है। अब आप बस तैयारी कीजिए टेस्ट देने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे उससे।